हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही 15 अगस्त 2024 को हमने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक क्या क्या हुआ, हम कैसे गुलाम बने और हमें कैसे आज़ादी मिली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज़ादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब इस इंडिया कंपनी को 1600 एडी में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाज़त मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच पहले ही कब्जा जमा चुके थे। भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनकी राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया। ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब कंपनी का एक और गढ़ था, मद्रास, यानी कि आज का चेन्नई। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली बड़ी जीत मिली। अब 1757 के युद्ध में जीत को लेकर प्लासी में अंग्रेजों ने एक और मेमोरियल बनाया था। कुछ साल पहले यहाँ सिराजुद्दौला की यानी कि प्रतिमा मूर्ति स्थापित की गई थी, ताकि यह भी नई पीढ़ी जान सके कि अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला शख्स सिराजुद्दौला ही था, जिसे मीर जाफर की गद्दारी की वजह से मौत मिली। जल्द ही अब कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, तो सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत जो है अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली, सेना को आधुनिक बना लिया। वही मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू की जंग में मौत हो गई। तो इस तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों टुकड़े में बढ़ गया। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। इस बीच पंजाब बड़ी चुनौती बना रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं करनी थी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। 2 लड़ाइयां और हुई। 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज काबिज हो गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि विलय नीति लेकर आए। जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इस आधार पर जैसे सतारा, झांसी, जब उदयपुर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसने 1857 की क्रांति के बीज बोए। यह सबको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। नाराजगी तो थी ही, लेकिन जब यह खबर आई कि नए बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सुअरों की चर्बी का लेप है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया।
अब वहां से उठे चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में एक क्रांति की हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब सभी ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी थी। अब अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। 1765 में मुगल शासक शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी सौंपी थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और आज के जो उड़ीसा है इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। अब आगे क्या होता है कि इंग्लैंड की महारानी के शासक से लेकर के गांधी तक, अब देखिए कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई। सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर अंग्रेज का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज हावी हुए। ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई। तो इस तरह से अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। अब उसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल ऑफ वाइसराय था, यानी इंग्लैंड के राजा रानी को, राजा और रानी का अपना निजी प्रतिनिधित्व। इस तरह अंग्रेज सरकार ने सीधे सीधे भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब 1858 में जब ब्रिटिश राज आया तब उसने कब्जे में जो आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ बर्मा का पार्ट था, वहीं गोवा और दादर नगर हवेली पुर्तगाली कॉलोनी थे, जबकि पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी। अब ब्रिटिश शासन आते ही जो तटीय इलाके यानी कि जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके हैं जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अब इसके आसपास के जितने भी शहर पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र बन गए। यहाँ भारतीय परिवार का एक पूरा जो है युवा जो है पढ़ लिख रहे थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार शुरू हुए। दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में समन्वय भूमिका निभाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। इसका उद्देश्य आजादी की लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन में अपनी भूमिका निभाना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कोलकाता में, महादेव गोविंद रानडे पुणे सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन बनाए गए और सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका मुस्लिम लीग ने एक आकार लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही आगे राष्ट्रवादी चेतना की प्रेरणा बने। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क गया। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे बांटो राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति बताया। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लेकर इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने संगीत बुद्ध किया था। बंगाल में कलकत्ता समेत सभी इलाकों में ब्रिटिश कपड़ों की होली चलाई गई। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। ये आग पूना, मद्रास, बॉम्बे सारी जगह फैली। अब अंग्रेजी पढ़ाई का भी विरोध हुआ। वही ब्रिटेन में भी हालत बदल गए थे। 1906 में लिबरल पार्टी ने चुनाव जीते और भारत को देखने का नजरिया बदला। कम से कम दिखाया तो ऐसा ही कि वाइसराय लॉर्ड मिंटो और भारत के लिए मंत्री जॉन मोरली ने सुधार लागू किए। भारतीयों को राजनीति और शासन में हिस्सेदारी दी गई। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़ गए। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उससे जुड़े। उन्होंने इस पर कहा कि इससे पहले तक वे बाहर से हमले करते थे, लेकिन अब अंदर से हमले भी कर सकेंगे। पर इससे पहले ही 1907 में कांग्रेस दो घड़ों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहती थी। वही गरम दल जैसे कि लाल बाल पाल, ये जो तिकड़ी है यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया। उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया। इसके बाद पाल और रविंद्र घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे वो राष्ट्रवादी आंदोलन से भी कमजोर भी पड़ गए। 1928 में लाला लाजपत राय की अंग्रेजों के लाठीचार्ज में मौत हो और 1911 में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग आए और उन्होंने
विभाजित बंगाल को एक और कर दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिया। राजधानी भी कोलकाता से उठाकर दिल्ली ले गए। महात्मा गांधी से लेकर आजादी तक की लड़ाई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापूजी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट थे। वे वहां नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रेरणात्मक थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। अब भारत का दौरा करने के बाद चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन से जुड़े। 1919 में रॉलेट कानून यानी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। अब आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग वहां जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि पर 1920-1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन भी छुटपुट होते रहे और जुड़ते रहे। फरवरी 1922 यानी कि फरवरी 1922 में किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल मर गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे परस्पर विरोधी विचार के दल भी बने। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी भी बनाई गई थी। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज से मौत के घाट उतारने वाले अफसर सॉन्डर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी थी। इसके बाद बी.के. दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। इधर गांधी जी उन्होंने 1930 में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया, इसलिए लोगों ने बड़े पैमाने पर उनका साथ दिया। इन्हीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ती चली गई। तब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1937 में चुनाव हुए, उनमें से 11 में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेज ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार ने इस्तीफे दे दी। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। कई इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार तक बनाई थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1954 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। अधिकारी गिरफ्तार हो। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण बने और इस तरह 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत एक स्वतंत्रता देश बना। दोस्तों, ये था पूरे भारत की अंग्रेजों से लेकर अंग्रेजों पर जाने की कहानी। कैसा लगा आज का आपको वीडियो?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आपके साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।